चलिए शुरू करते हैं। 50,000 क्वेश्चन की ये सीरीज जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड ये पूरी भरपूर सीरीज 50,000 क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम से उठाए गए क्वेश्चन है। आपको पता है रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आप देखोगे बच्चे जो बाहर होते हैं 90% वो जीके जीएस की वजह से ही बाहर होते हैं। तो जीके जीएस का कोई भी टॉपिक हो, करंट अफेयर से लेके साइंस वाइंस हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, है ना। और कम से कम समय में 50,000 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे और जितनी जल्दी हो जाएगा ये सीरीज पूरी खत्म करवा दी जाएगी। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्टैटिक जी से शुरुआत करते हैं आज। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताते जाइएगा आंसर। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप कहोगे तीरंदाजी है। कौन सा है? तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है ना। आर्चरी मतलब तीरंदाजी। आर्चरी वॉज द डिक्लेयर्ड द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान इन 1971। 1971 में तीरंदाजी को भूटान का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। ये सन याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात हमारे पड़ोसी देश की हो रही है, भूटान की हो रही है, पड़ोसी देश की हो रही है, इसीलिए ये सन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना दे रहा है। ठीक है, तो जितना डिटेल में आप पढ़ोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वाटर पोलो, रग्बी, पोलो या फिर बेसबॉल? बताइए कौन सा है, बताते जाइए जल्दी जल्दी। वाटर पोलो। वाटर पोलो। वाटर पोलो कैसे हो जाएगा? बेसबॉल है। अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? बेसबॉल है। देखिए अमेरिका का पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, कंबाइंड में अमेरिका के अंदर बहुत सारे देश आ जाते हैं। अमेरिका बेसिकली अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, कई सारे देशों का समूह है और उसका जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? बेसबॉल है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पूछे तो आप बेसबॉल लगाओगे। ठीक है ना, बेसबॉल है। आगे देखो, उसके बाद आप देखोगे अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या फिर कबड्डी? तो आपको पता ही है कि फील्ड हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट से पूछा जाता है तो गवर्नमेंट का ऑफिशियली स्टेटमेंट ये है कि फील्ड हॉकी को भारत का नेशनल स्पोर्ट बाय लॉ या कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, केवल हम लोग मानते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल हम लोग मानते हैं, ट्रेडिशनली हम लोग मानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? घुड़दौड़, कुश्ती, हैंडबॉल या फिर बास्केटबॉल? तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए जरा, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, डी के ऑप्शन सी। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन बी है, कुश्ती। तुर्की का पूछे, तुर्की का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। तुर्की का जो राष्ट्रीय खेल है कौन सा है ना, कौन सा है हम बताएंगे, कुश्ती है। तुर्की का क्या है? कुश्ती है ना। इनकी ट्रिक मैंने याद करवाई थी। जो पुराने बच्चे हैं जल्दी से जुड़ जाइए, है ना, मजा आएगा पढ़ने में। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे कवर करेंगे। ठीक है, खेल से संबंधित आज क्वेश्चन लेंगे। देखो क्या है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी, रग्बी, फुटबॉल, फुटबॉल या फिर बेसबॉल? कहाँ का पूछा है? स्कॉटलैंड का। ठीक है, स्कॉटलैंड का। तो स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो आप कहोगे रग्बी फुटबॉल। कौन सा है? रग्बी फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल अलग होता है, रग्बी फुटबॉल अलग होता है, ध्यान रखिएगा। फुटबॉल अलग होता है, रग्बी फुटबॉल अलग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखो, अगला है क्वेश्चन, स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कहाँ का? स्पेन का। क्या है? लैक्रोस, रग्बी फुटबॉल, बुल फाइटिंग या फिर जूडो? ठीक है ना, बताइए जरा कौन सा है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? लैक्रोस, रग्बी फुटबॉल, है ना, बुल फाइटिंग या फिर जूडो? इनमें से कौन सा? बताइए जरा। प्रदीप, नमस्ते प्रदीप, नमस्ते नमस्ते। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। हाँ, तो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? बुल फाइटिंग आप लगाओगे। क्या लगाओगे? बुल फाइटिंग आप लगाओगे। स्पेन का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन नंबर सी, बुल फाइटिंग आपको लगाना है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन है आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा, स्कॉटलैंड, डेनमार्क या फिर स्वीडन? कनाडा, स्कॉटलैंड, डेनमार्क या फिर स्वीडन? किसकी बात हो रही है? आइस हॉकी। हॉकी जैसा ही होता है ये, लेकिन आइस यानी कि बर्फ के ऊपर खेला जाता है। ठीक है, कनाडा, स्कॉटलैंड, डेनमार्क या फिर स्वीडन? बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका। सर इसका ऑप्शन कनाडा, कनाडा, ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा क्या हो जाएगा? आइस हॉकी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आप कहोगे कनाडा का। कहाँ का है? कनाडा का। ठीक है, राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखिएगा, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन, अगला है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किसकी बात हो रही है? टेबल टेनिस की। स्कॉटलैंड, रूस, चीन या ऑस्ट्रेलिया? स्कॉटलैंड, रूस, चीन या ऑस्ट्रेलिया? बताइए जल्दी से। चीन, डी के भाई, चीन। ठीक है, चीन। ठीक है, देखो टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आप कहोगे चीन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। ध्यान रखिएगा किसका है? चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। चलो आगे देखो, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? यूनानी, अंग्रेज, तुर्क या पुर्तगाल? यूनानी, अंग्रेज, तुर्क या पुर्तगाल? यूनानी, अंग्रेज, तुर्क या पुर्तगाल? तो ये बात हो रही है किसकी? पोलो की हो रही है। और आपको पता है जो पोलो खेल है, जो पोलो खेल है वो कौन लाया था? वो तुर्क लाए थे भारत में। कौन लाया था? जब तुर्कों का आक्रमण भारत में होता है उस समय ये पोलो खेल भी उन्हीं के साथ में भारत आता है। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखना है, मणिपुर। क्या? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर राज्य का ऑफिशियल खेल क्या है? ये भी हम किसे मानते हैं? पोलो को ही लेके चलते हैं। मणिपुर राज्य का ऑफिशियल खेल किसे माना जाता है? पोलो को ही माना जाता है। ध्यान रखिएगा, मणिपुर, मणिपुर का जो ऑफिशियल खेल किसे माना जाता है? पोलो को ही माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जब जब तुर्की जब तुर्की और अफगानी भारत में आए थे, तुर्क और अफगानी आक्रमण भारत में हुए थे, उस समय ये आया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या असम? मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या असम? ठीक है, तो अभी मैंने बताया जो पोलो खेल है किस राज्य का ऑफिशियल खेल माना जाता है? मणिपुर का। तो मणिपुर में इसका प्रचलन सबसे पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? मणिपुर में इसका प्रचलन सबसे पहले हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ? कौन सा खेल भारत में नहीं आया? शतरंज, पोलो, कबड्डी, बिलियर्ड्स? शतरंज, पोलो, कबड्डी, बिलियर्ड्स? कौन सा खेल भारत में नहीं आया? कौन सा खेल भारत में नहीं आया? ठीक है, शतरंज इसमें पूछा है कौन सा खेल भारत में नहीं आया। ठीक है, नहीं आया पूछा है। शतरंज तो भारत में ही आविष्कार हुआ है। शतरंज का सिंधु घाटी सभ्यता में शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बात हो रही है कौन सा खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ? सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बिलियर्ड्स। ठीक है, तो बिलियर्ड्स जो है भारत में नहीं जन्मा, यानी कि बिलियर्ड्स जो है भारत का खेल नहीं है, ये बाहर का खेल है, भारत का खेल नहीं है। बाकी आप शतरंज कहो, पोलो कहो या कबड्डी कहो, ये सारे भारत में इनका उद्भव हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे आपके। ना तो तत्व है ना तो यौगिक, कौन सा तत्व, मतलब कौन सा ना तो तत्व है ना यौगिक? वायु, जल, पारा या सोडियम क्लोराइड? वायु, जल, पारा या सोडियम क्लोराइड? कौन सा है बताइए जरा? वायु, जल, पारा या सोडियम क्लोराइड? वायु, जल, पारा या सोडियम क्लोराइड? कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? सर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ए क्या होता है? एक ही बार ए लिख दोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए लिख दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि एयर। ठीक है, जो एयर है ये तत्व नहीं है। जल तत्व है, पारा, मरकरी तत्व है, सोडियम क्लोराइड ये भी तत्व है, लेकिन हवा जो है वो तत्व में नहीं गिना जाता। ठीक है, जो हवा है कई सारी गैसेस का मिश्रण होता है, उसे तत्व में नहीं गिना जाता। ठीक है, चलो आगे देखो। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? जल्दी से बताओ। ठोस, तरल,
प्लाज्मा या गैस, ठोस तरल प्लाज्मा या गैस, ठोस तरल प्लाज्मा या गैस। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, बता जल्दी से, ठोस तरल प्लाज्मा या गैस। ऑप्शन नंबर सी, 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 ठीक है, डी के सी, ठीक है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, प्लाज्मा। प्लाज चतुर्थ अवस्था क्या है, प्लाज्मा। जो तीन अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं ठोस तरल और गैस, ठोस द्रव गैस, तीन अवस्था होती है, लेकिन चौथी अवस्था आती है प्लाज्मा की अवस्था आती है, प्लाज्मा की अवस्था आती है, ठीक है ना। चलो, तो ठोस तरल गैस, ये पारे गैस से पारा, प्लाज्मा चौथी अवस्था हो जाती है, ठोस तरल गैस ये तीन अवस्था होगी, प्लाज्मा चौथी अवस्था होगी। इसमें सितारों और नियॉन संकेतों में पाई जाने वाली अत्यधिक आय आयनित गैस होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट ये आपको याद रखना है कि सितारों और नियॉन संकेतों में पाई जाने वाली अत्यधिक आयनित गैसें होती हैं, किसमें होती हैं, आप कहोगे प्लाज्मा में होती हैं, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय आप देखते होंगे, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, स्टील, पीतल, रेत या हीरा। स्टील, पीतल, रेत या हीरा, इनमें से कौन सा एक यौगिक है, बताइए जरा, है ना। स्टील, पीतल, रेत या हीरा, कौन सा एक यौगिक है, रेत, रेत, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सबका ऑप्शन सी है, ठीक है। तो आप देखोगे रेत क्या है, एक यौगिक है, रेत क्या है, एक यौगिक। रेत मुख्य रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जो एक रासायनिक यौगिक है। स्टील और पीतल क्या है, मिश्र धातु है। स्टील और पीतल की बात करें तो ये दोनों क्या है, ये मिश्र धातुओं में आती हैं। बात पूछ रहा है यौगिक की, स्टील और पीतल किस में आती है, मिश्र धातु, यानी कि दो से ज्यादा पदार्थों को आपस में मिलाने पर जब तीसरी धातु बनती है तो वो कहलाती है मिश्र धातु। तो स्टील और पीतल किस में आती है, मिश्र धातु में। रेत किस में आती है, यौगिक में आती है। और बात करें हीरा, तो हीरा क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। हीरा क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। हीरा क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, बताइए, है ना। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर अपर रूप है। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपर रूप है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर मिश्रण है, मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन बी। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पर विरंजक चूर्ण की, तो विरंजक चूर्ण क्या है, यौगिक है, यानी कि कंपाउंड है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है, ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, CaO, CaO यानी कि कैल्शियम, ऑक्सीजन, और ये Cl2, CaO, Cl2, ये भी पूछ लिया जाता है रेलवे के पेपरों में डायरेक्ट। एक रासायनिक यौगिक है, एक प्रकार का कैसा रासायनिक यौगिक है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन के एक निश्चित अनुपात से बनता है। कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन के एक निश्चित अनुपात से बनता है, ध्यान रखिएगा। 1:1:2, 1:1:2। सॉरी, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट, कांच, पीतल और इस्पात। ग्रेफाइट, कांच, पीतल और इस्पात, इनमें से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, बताइए जरा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसमें लिखा है कौन सा एक मिश्रण नहीं है, ठीक है। तो मिश्रण इनमें से कौन सा नहीं है, तो मिश्रण कौन सा नहीं है, तो ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। प्रकृति में ग्रेफाइट हमें मिल जाता है, तो ग्रेफाइट एक तत्व है। ग्रेफाइट क्या है, आप कहोगे एक प्रकार का तत्व है ना। शुद्ध कार्बन का एक, शुद्ध कार्बन का एक एलोट्रोप, शुद्ध कार्बन का एक एलोट्रोप है, पूछा जाता है शुद्ध कार्बन का एक एलोट्रोप कौन है, तो ग्रेफाइट है ना। ग्लास, पीतल और स्टील सभी प्रकार के मिश्रण या मिश्र धातु हैं। बाकी ये सारे क्या है, ये ग्लास हो, कांच, पीतल, ये सारे क्या हैं, मिश्र धातु हैं, ठीक है ना। अगर रेत को, अगर रेत को, अगर रेत को,
अगर रेत को 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो वो धीरे धीरे कांच में बदलना चालू हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बारूद होता है, बारूद क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल। तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर तरल। बताओ बारूद क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल। क्या है? ऑप्शन सी मिश्रण। ऑप्शन सी मिश्रण। मिश्रण वाले बहुत है। ऑप्शन सी मिश्रण। ठीक है, देखो बारूद क्या है, तो अगर बारूद की बात करें तो सीधी सी बात है, बारूद क्या है? मिश्रण है हमारा। बारूद क्या है? मिश्रण है हमारा। ठीक है ना। देखो बारूद सल्फर, बारूद जो है सल्फर, लकड़ी का, कोयला और पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि सॉल्ट बीटर भी बोलते हैं का एक भौतिक मिश्रण है। किस चीज का? सल्फर, लकड़ी का, कोयला, पोटेशियम नाइट्रेट, इन तीनों का मिश्रण है। सल्फर, लकड़ी का, कोयला जो होता है, लकड़ी को जलाने के बाद जो कोयला मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट, इन तीनों का मिश्रण है क्या? बारूद। ठीक है, इन तीनों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कोयला है, कोयला है तत्व, यौगिक, मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। कोयला क्या है? कोयला है ना, तत्व, यौगिक, मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। कोयला क्या है? कोयला तत्व है, तत्व, मिश्रण है कोयला। ठीक है, देखो जो कोयला है वो क्या है? तत्व है। कोयला क्या है? तत्व है। प्रकृति में है ना, प्रकृति में खनन करने पे हमें नीचे कोयला मिल जाता है, तो कोयला क्या है? तत्व है। ये किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं होता है, तत्व होता है, एक कार्बनिक तत्व होता है। क्या होता है? एक कार्बनिक, कार्बनिक तत्व होता है। कैसा तत्व होता है? कार्बनिक तत्व होता है, जो कि अशुद्ध रूप माना जाता है। कैसा? अशुद्ध रूप माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हीरा है। हीरा क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल। ये तो अभी अभी हो गया था, है ना। हीरा क्या है? एक प्रकार का तत्व है। हीरा क्या है? एक प्रकार का तत्व है। चलो अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था, कणाद ने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था या एवोगाड्रो ने कहा था? बताइए जरा कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये कथन किसका था? ठीक है, बताओ जरा। डाल्टन, कणाद, रदरफोर्ड या फिर एवोगाड्रो? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एवोगाड्रो। ऑप्शन नंबर डी। नहीं, देखो ये जो है ना, कि ये कथन जो पूछा है ना कि किसने कहा था कि जो कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, वो कहा था किसने? कणाद ने कहा था। किसने कहा था? कणाद ने कहा था। ध्यान रखिएगा, किसने कहा था? जो महर्षि कणाद थे उन्होंने ही कहा था। ठीक है, प्राचीन दार्शनिक, प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने, कणाद लिखा हुआ, ये क्या है? कणाद। ठीक है, क्या है? कणाद ने यह सिद्धांत तैयार किया था कि पदार्थ पश्चिमी वैज्ञानिकों से, है ना, सदियों पहले अणु यानी कि परमाणु नामक अविभाज्य कणों से बना है, छोटे छोटे कणों से बना है। किसने कहा था? महर्षि कणाद ने कहा था। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक कौन से यौगिक कौन सा है? इनमें से कौन यौगिक कौन सा है? पारा, ओजोन, वायु या फिर अमोनिया? यौगिक कौन सा है इनमें से? बताओ। पारा है, ओजोन है, वायु है या अमोनिया है? यौगिक ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखोगे आप यौगिक की बात पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यौगिक। वायु क्या हो गया? तत्व हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। अमोनिया क्या है? यौगिक है। अमोनिया क्या है? यौगिक है। ध्यान रखिएगा, अमोनिया क्या है? यौगिक है। शब्द शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम या इनमें से कोई नहीं? शुद्ध तत्व की बात हो रही है, शुद्ध तत्व कौन सा है? बताओ जरा। कांच, सीमेंट, सोडियम या इनमें से कोई नहीं? शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व हमारा जो होता है वो होता है कौन सा? सोडियम। शुद्ध तत्व जो है वो कौन सा है? सोडियम। प्रकृति में बिल्कुल शुद्ध रूप से पाया जाता है। सोडियम ना एक शुद्ध रसायन ना तत्व है जो आवर्त सारणी में पाया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता यानी कि तीव्रता की इकाई है। हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की
प्रबलता यानी तीव्रता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से अगर हमें पूछे तो हमें पता है डेसिबल जो है ध्वनि की इकाई है, बिल्कुल है। कैसे नापते हैं, कैपिटल डी स्मॉल बी, इस टाइप से करके डेसिबल नापते हैं। ठीक है, इस टाइप से डेसिबल को नाप मतलब इस शॉर्ट में लिखा जाता है। अश्व शक्ति शक्ति का इकाई है, बिल्कुल है। अगर पूछे समुद्री मील, तो समुद्री मील नौ संचालक यानी समुद्र में जो 9 संचालक होते हैं तो दूरी मापने का इकाई है, बिल्कुल है। तो समुद्री मील से समुद्र की दूरी नापी जाती है। सेल्सियस सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, नहीं है। यूनिट ऑफ हीट है, नहीं, यूनिट ऑफ हीट नहीं है ना। सेल्सियस जो है यूनिट ऑफ हीट नहीं है, टेम्परेचर नापने की एक मात्रक है, लेकिन यूनिट ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस तापमान की एक इकाई है, किसकी है, तापमान की है, तापमान नापने की इकाई है, ना कि ऊष्मा नापने की इकाई है। तापमान और ऊष्मा दोनों अलग अलग चीज होती हैं। ठीक है, तो तापमान नापने की इकाई है क्या, सेल्सियम, सेल्सियस। ऊष्मा नापने की इकाई नहीं है। ठीक है ना। गर्मी की इकाई आमतौर पर जूल या फिर कैलोरी होती है। गर्मी मतलब ये ऊष्मा, ऊष्मा की माप क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा क्या होती है, जूल होती है या फिर कैलोरी होती है। लेकिन सेल्सियस से क्या नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं। जैसे बॉडी टेम्परेचर होता है ना, थर्मामीटर से आप लोग क्या नापते हो, बॉडी टेम्परेचर नापते हो, यानी तापमान मापते हो सेल्सियस में, कितने डिग्री सेल्सियस बुखार है। ठीक है, आगे देखो, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, या फिर दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। देखो, जो ल्यूमेन की बात करें तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का है, किसका, ज्योति फ्लक्स का, ना कि ज्योति तीव्रता का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है क्या, ल्यूमेन, ध्यान रखिएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, सीमेंस, टेस्ला, लक्स या फिर वेबर, है ना। सीमेंस, टेस्ला, लक्स या फिर वेबर। ज्योति तीव्रता, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये जो मात्रक है किसका है, लक्स, इसका लक्स, इसका जो मात्रक है क्या, ज्योति। ठीक है, तो लक्स है इसका आंसर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू, कैसे मापा जाता है। एक तो ये ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को क्या लिखा जाता है, कैपिटल ए कैपिटल यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, खगोलीय इकाई बोला जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को बोला जाता है खगोलीय इकाई। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को बोला जाता है खगोलीय इकाई। जितने भी अंतरिक्ष में जो दूरियां नापी जाती हैं, जो ग्रहों की दूरियां, प्लैनेट्स की दूरियां, या एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच की दूरी, तो सारी की सारी ये खगोलीय इकाई में ही नापी जाती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही नापी जाती हैं। मापने की सबसे बड़ी इकाई हम इसी को लेके चलते हैं। स्पेस में जब मापा जाता है, ये देखा जाता है कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितनी है, उसी दूरी को हम एक पैमाना मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर आप देखोगे 7 मूल मात्रक यहाँ पर लिखे हुए हैं। कितने मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक का मतलब क्या होता है, मूल मात्रक का मतलब होता है ऐसे मात्रक जो मतलब फिक्स हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता, है ना। वो अकेले ही आते हैं, अकेले ही यूज होते हैं। एक होता है हमारा मूल मात्रक और दूसरा होता है मिश्रित मात्रक। क्या होता है, मिश्रित मात्रक। ठीक है, या मिक्स्ड जो वैल्यूज होती है, मिक्स्ड यूनिट्स होती हैं। ठीक है ना। तो मूल मात्रक कितने हैं, तो आप कहोगे 7 मूल मात्रक हैं। ये आपको 7 मूल मात्रक याद रखना है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। अगर द्रव्यमान का पूछे तो किलोग्राम, समय का पूछे तो सेकेंड।
विद्युत धारा का पूछे तो क्या होता है, एम्पियर होता है। तापमान का पूछे तो केल्विन होता है ना। पदार्थ की मात्रा का पूछे तो मोल होता है, और अगर ज्योति तीव्रता की पूछे तो कैंडिला होता है। कैंडिला में ध्यान रखिएगा स्मॉल सी और स्मॉल डी होता है, स्मॉल सी और स्मॉल डी होता है, ये भी लिख के आ जाते हैं कई बार, ध्यान रखिएगा। कैंडिला को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन में लिख के आ जाएगा, कैपिटल सी कैपिटल डी, है ना, स्मॉल सी कैपिटल डी, इस टाइप से। तो ये ना ऐसे लिखा जाता है ना ऐसे लिखा जाता है, दोनों ही क्या होते हैं, स्मॉल सी स्मॉल डी होता है। सेम इसी तरह पदार्थ की मात्रा का अगर पूछे तो मोल, ये तीनों लेटर किसमें, स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ध्यान रखिएगा स्मॉल लेटर्स में होते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है ना, इतिहास कब शब्द का कब, है ना, कौन सी घटना कब घटी थी, तो इतिहास में कब शब्द आता है, कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ, ठीक है, वेयर कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, यह कथन किसका है। कार्ल सावर का, एन.जे. स्पाइकमैन का, एच.जे. मैकेंडर का, डी.एच. हिटलसी का, बताइए किसका है। तो ये जो है ये हमारा है कार्ल सावर का, किसका है, कार्ल सावर का। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो नए क्वेश्चन इस टाइप के जो आजकल बन रहे हैं, एग्जामिनर ढूंढ ढूंढ के ला रहा है, हम भी उसी तरह के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद करना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोग्राफोलॉजी का जन्मदाता किसे बोला जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफोलॉजी, फादर ऑफ जियोग्राफोलॉजी किसे बोला जाता है। ऑप्शन है आपके देखोगे, डेविस, पेसेल, पैंक या फिर हटन। तो जो फादर ऑफ जियोग्राफोलॉजी बोला जाता है वो बोला जाता है पेसेल को बोला जाता है, किसे बोला जाता है, पेसेल को बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा पेसेल को बोला जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी नहीं पूछा है, फादर ऑफ जियोग्राफोलॉजी पूछा है, फादर ऑफ जियोग्राफोलॉजी पूछा है, यानी कि भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान का जनक कौन है, पेसेल है, भू आकृति विज्ञान का जनक पेसेल है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, रुको और जाओ नियतिवाद, रुको और जाओ नियतिवाद यानी कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। रुको और जाओ, है ना, रुको और जाओ, रुको और जाओ नियतिवाद के प्रतिपादक कौन है, बताइए। ए जे हर्बर्टसन, जॉर्ज थॉमस हार्टशॉर्न या फिर ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे बहुत सारे आजकल पेपर में पूछे जाते हैं, और इन्हीं में यही बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं। बेसिकली कहाँ से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन एक साथ आपको कहीं पर मिलेंगे भी नहीं जल्दी, है ना, ढूंढने में इनमें बहुत मेहनत लगती है, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं हम ही को पता है, इतनी मेहनत करना पड़ता है इन्हें ढूंढने में, ठीक है। देखो तो ये जो है ये रुको और जाओ नियतिवाद का जो सिद्धांत है, ये विचारधारा है, ये किसकी है, तो ग्रिफिथ टेलर की है, किसकी है, ग्रिफिथ टेलर की है, क्लियर है, ग्रिफिथ टेलर की है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है ना। देखिए पहला ऑप्शन है विडाल डिला ब्लॉस, दूसरा है जीन ब्रूस, तीसरा है हेड्रन, चौथा है एच बैरोज। बताइए कौन है। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान आप कहोगे ये है एच बैरोज। कौन, एच बैरोज इसका आंसर है, एच बैरोज इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्नलिखित में से कौन है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन पहला ऑप्शन है थेल्स, दूसरा है टॉलमी, फिर उसके बाद स्ट्रैबो, चौथा ऑप्शन है थियोफ्रास्टस, ठीक है। थियोफ्रास्टस। सर इतने कठिन कठिन क्वेश्चन, बेटा कठिन नहीं है, ये अभी बेसिक क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट के बेसिक क्वेश्चन अभी चल रहे हैं आपके, ठीक है। सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, सब कुछ यहाँ पे आपका हो जाएगा लाइन बाय लाइन, और डेली हर सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। और ये कठिन क्वेश्चन नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है, हर
क्वेश्चन की हर चैप्टर का जो शुरुआत बेस होता है, ये ज्योग्राफी में भी ये बेस चल रहा है, बेस के क्वेश्चन है, बिल्कुल शुरुआती क्वेश्चन है ये, ठीक है। और एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन है ये, 100% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। और एक साथ इतने क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा ये। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? जब ये क्वेश्चन रेलवे में आया था, बच्चे पगला गए थे, पिछले साल जो एनटीपीसी में पूछा गया था, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है, बच्चों ने कहा कि यार ज्योग्राफी से तो पूछ रहे हो, भूगोल का क्वेश्चन है, गणितीय भूगोल की बात कर दी, अब ये क्वेश्चन बच्चों ने कहाँ पढ़ा, सोचो जरा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के निकाल रहा है जो एग्जामिनर है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें भी पढ़ने पड़ेंगे। थेल्स, टॉलमी या फिर स्ट्रैबो या फिर थियोफ्रेस्टस, तो बताइए कौन है इसका? तो आप देखोगे गणितीय भूगोल के जो जनक है वो कौन है? थेल्स है। कौन है? थेल्स है। और जो इन क्वेश्चनों को लगा लेगा वही सिलेक्शन पाएगा, क्योंकि 90% बच्चे केवल और केवल जीके में बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो वही घिसी पिटी चीजें पूछते हैं जिनसे एग्जामिनर ने आजकल क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थेल्स, गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता कौन है? थेल्स है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी का पिता कौन है? तो गणितीय भूगोल का क्वेश्चन आ चुका है, इसका मतलब एग्जामिनर अगले एग्जाम में क्षेत्रीय भूगोल का भी पूछ सकता है। तो इसमें देखोगे पहला ऑप्शन क्या है? कार्ल रिटर, दूसरा क्या है? एजे हर्बर्टसन, तीसरा है फ्रेडरिक रेटजेल, चौथा ऑप्शन है हमारा हम्बोल्ट्ज, ठीक है। तो बताओ इसका कहना है, ये क्षेत्रीय भूगोल की बात कर रहा है, रीजनल ज्योग्राफी की बात कर रहा है। तो अगर रीजनल ज्योग्राफी की बात करें तो कॉर्ड रेटर को आपको लगाना है। क्या लगाना है? कॉर्ड रेटर को आपको लगाना है, ठीक है। आगे देखो, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी का, है ना, जैसे ये हमारा हो गया सन, सन के सबसे पास में क्या है? तो आप कहोगे कौन सा प्लेनेट है? आप कहोगे बुध है। सन के पास में सबसे पहले क्या है? बुध। बुध यानी कि मरकरी, बुध यानी कि मरकरी दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर मतलब सन से पहले नंबर पे कौन आ जाता है? मरकरी। अगर बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आ जाता है शुक्र आ जाता है। कौन आ जाता है? शुक्र। शुक्र यानी कि वीनस आ जाता है। अगर बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पे आ जाती है अपनी पृथ्वी आ जाती है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी यानी कि अर्थ। उसके बाद अगर बात करें चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर का प्लेनेट हो जाता है मंगल। चौथे नंबर का प्लेनेट हो जाता है मंगल। मंगल यानी कि मार्स। मंगल यानी कि मार्स। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है। टोटल कितने प्लेनेट हैं? आप कहोगे 8 प्लेनेट हैं। 9वां प्लेनेट कौन सा अब हम नहीं मानते? तो यम को अब हम नहीं मानते। ठीक है। तो आप देखोगे सन के सबसे पास में पूछा जाए तो कौन सा है? बुध। बुध सन के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर लगाता है? आप कहोगे 88 दिन में चक्कर लगाता है। पृथ्वी सन के कितने दिन में चक्कर लगाती है? आप कहोगे 365 या फिर 366 दिनों में चक्कर लगाती है। नीला ग्रह किसे बोला जाता है? नीला ग्रह बोला जाता है किसे? पृथ्वी को बोला जाता है नीला ग्रह। नीला ग्रह किसे बोला जाता है? पृथ्वी को बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, भोर का तारा किसे बोला जाता है? भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किसे बोला जाता है? शुक्र को बोला जाता है। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार भी किसे बोला जाता है? शुक्र को ही बोला जाता है, शुक्र को ही बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुस्से वाला प्लेनेट, गुस्से वाला प्लेनेट, ठीक है, गुस्से वाला प्लेनेट किसे बोला जाता है? मंगल को बोला जाता है। लाल ग्रह, लाल ग्रह, ठीक है, लाल ग्रह किसे बोला जाता है? लाल ग्रह भी मंगल को ही बोला जाता है, लाल ग्रह भी मंगल को ही बोला जाता है, ठीक है। सबसे पास वाला बुध, है ना। चलो, तो यहाँ देखो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नियम। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल कौन हो जाएंगे? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। अब ये आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चालू हो गए, ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अविस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिनति, कच्चे माल की कमी या अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो किसकी संरचनात्मक बेरोजगारी की बात कर रहा है? तो इसमें हो जाएगी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी है वो तब फैलती है जब
उत्पादन की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तब फैलती है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, चलो आगे देखो। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है, अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय वैश्वीकरण मतलब पूरे विश्व में व्यापार फैला लेना इस टाइप से, अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो इसका आंसर आप सीधा सीधा लगा दोगे, क्या लगाओगे, तो आप लगाओगे ऑप्शन नंबर सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। जब घरेलू अर्थव्यवस्था वैश्विक यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ मिल जाती है, उसी को हम बोलते हैं वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, 1991 के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हुआ था। ध्यान रखिएगा, सन कौन सा, 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण होना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखो। योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करती है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, नगरीय क्षेत्रों के लिए कैलोरी अंतर्ग्रहण है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझिए जा रहा है। जो योजना आयोग है, योजना आयोग ये देखती है कि आप बिल्कुल एकदम गरीबी की श्रेणी में कब आएंगे। अगर आप शहर में रहते हैं, ठीक है ना, तो आपको कितने कैलोरी भोजन मिल रहा है ना, या गांव में रहते हैं तो कितने कैलोरी भोजन मिल रहा है। कहने का मतलब, अगर आप गांव में रह रहे हैं, ठीक है, आप गांव में रह रहे हैं, ग्रामीण हैं, है ना, और डेली आपको 2400 कैलोरी अगर ऊष्मा मिल रही है, भोजन मिल रही है, मतलब आप गरीब नहीं हैं। 2400 कैलोरी अगर भोजन मिल रहा है और आप गांव में रह रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। वहीं अगर बात करें शहर की, पूछा है ना, नगरीय क्षेत्रों में यानी शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी अगर भोजन आपको मिल रहा है, इतनी ऊर्जा मिल रही है पर डे की, तो इसका मतलब आप गरीब नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये जो मापक हैं, पैमाने हैं गरीबी नापने के भारत सरकार के, ये बहुत ही पुराने घिसे पिटे हैं, है ना। ये ऐसा होता है कि जैसे एक गिलास में आपने शक्कर घोल के पी ली तो आपकी 2500-2600 कैलोरी आ जाएगी एक बार में, लेकिन क्या उससे पूरा दिन आपका निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो एक गिलास में शक्कर घोल के पी लो, 2500-2600 कैलोरी मिल जाएगी, तो आप मतलब अमीर आदमी हो। ठीक है, उससे आपके जीवन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, दिन भर चाहे भूखे आप मर जाओ। ठीक है, ये जो गरीबी मापने का जो पैमाना सरकार ने अभी भी रखा हुआ है, ये बहुत ही बेकार है, इसे हटा देना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, गांवों में कितना, यानी ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का पैमाना चलता है गरीबी नापने के लिए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करती है, यानी योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के अनुसार बताती है कि कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं या कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। तो वो संस्था है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, CSO का फुल फॉर्म क्या है, इसका काम क्या है। तो CSO का फुल फॉर्म है सर्वेक्षण करना। किस चीज का सर्वेक्षण करना, तो एक तो जनसंख्या के बारे में भी बताती है। ठीक है, लोगों की इनकम के बारे में भी बताती है। ठीक है ना, लोगों की इनकम के बारे में बताती है। रहन सहन यानी कि लाइफ स्टाइल के बारे में भी बताती है। CSO फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करती है ना। तो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्रों का पालन करती है ना। डांडेकर एवं रथ के सूत्रों का, BS मिन्हास के सूत्रों का,
डी टी लकड़वाला के सूत्रों का, पी के वर्धन के सूत्रों का। ठीक है, तो ये जो योजना आयोग है, योजना आयोग की अगर हम बात करें तो ये लकड़वाला समिति बनी थी, लकड़वाला समिति बनी थी। इसने जो नियम बताए थे कि इस तरीके से हम गरीबी को नापेंगे, उसी के अनुसार योजना आयोग जो है गरीबी को नापती है। इसके अनुसार डी टी लकड़वाला की समिति के अनुसार, ये क्या है, समितियां हैं। तो डी टी लकड़वाला फॉर्मूला 1993 में स्वीकार किया गया था। इसमें प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक यानी कि प्राइस इंडेक्स के आधार पर गरीबी रेखा तय की गई है। ठीक है, चलो आगे देखो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम वॉस, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? शहरी गरीबी को दूर करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, या गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ये बात है अंत्योदय कार्यक्रम की। तो अंत्योदय कार्यक्रम का मतलब क्या हो गया? गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गरीबों में भी जो सबसे अधिक गरीब है उसकी मदद करना। ठीक है, तो अंत्योदय का अर्थ है अंतिम व्यक्ति का उदय। यह योजना समाज के सबसे निचले स्तर में रहने वाले गरीब परिवारों को अनाज और सहायता देने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है ना? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित देने से, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को प्रोत्साहन देने से, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, या फिर उपयुक्त सभी। कुटीर योजना की बात हो रही है तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा देने के लिए ये चालू की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विद्युत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुटीर ज्योति योजना चालू की गई थी, है ना? तो यहाँ पर आप देखोगे कब चालू की गई थी, तो आप कहोगे 1988 से 89 में शुरू किया गया था। 1988-89 में शुरू किया गया था सिंगल पॉइंट बिजली कनेक्शन देने के लिए, है ना? घरों में सिंगल पॉइंट बिजली कनेक्शन देने के लिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम यानी सबसे कम प्रतिशत अंकित है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या फिर गोवा, है ना? तो आप क्या लगाओगे? आपको पता है गोवा। ठीक है, गोवा में सबसे कम गरीब रहते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गोवा भारत के उन राज्यों में से एक है जहां गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। सबसे कम गरीब कहाँ रहते हैं? आप कहोगे गोवा में रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? भारत का इथोपिया किसे बोला जाता है? बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को या उड़ीसा को, है ना? अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया किसे बोला है? इथोपिया जो देश है ये कुपोषण के लिए जाना जाता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो आपको पता है जो मध्य प्रदेश का जो इलाका है भारत का इथोपिया के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कुपोषण की दर बहुत अधिक होने के कारण इसकी तुलना अफ्रीकी देश इथोपिया के साथ की जाती है। तो मध्य प्रदेश में कुपोषण का स्तर भारत में काफी ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? गरीबी की तीव्रता मापने के लिए उपयुक्त है। मानक विकास सूचकांक दूसरा ऑप्शन है, लिंग असमानता सूचकांक तीसरा है, मानव गरीबी सूचकांक चौथा है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो आप क्या लगाओगे? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसिकली बात किसकी कर रहा है? भारत में गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए। ठीक है ना? तो MPI क्या बोलते हैं अपन? MPI केवल आय को नहीं देखता बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे
कई जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं उन्हें देखता है MPI, यानी कि मल्टीमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, MPI का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये किस आर्टिकल में है? तो ये आपको पता होगा किस आर्टिकल में है, आप कहोगे आर्टिकल 75 में है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, आगे देखो, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री के पद के लिए कितनी होनी चाहिए? 25, 30, 35 या 40? तो प्रधानमंत्री के पद के लिए कितनी होनी चाहिए? आप कहोगे 25 साल, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट की अगर पूछे यानी कि राष्ट्रपति तो कितनी होनी चाहिए? 35 होना चाहिए। राष्ट्रपति हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो यानी कि उपराष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति के लिए भी कितनी चाहिए? 35 चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री, पहला ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, दूसरा राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा चुने जाते हैं, तीसरा लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, चौथा चुने नहीं जाते बल्कि वंशगत होते हैं, है ना। तो यहाँ आपको पता होगा लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो ही बनता है हमारा भारत का प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। कौन बनता है? लोकसभा में जो बहुमत दल का लीडर होता है वो ही बनता है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है परंपरा पर आधारित, दूसरा संसद द्वारा सृजित, तीसरा संविधान द्वारा सृजित तथा राष्ट्रपति द्वारा सृजित। तो भारत का जो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर जो पद है वो भारत के संविधान द्वारा सृजित है, यानी कि संविधान द्वारा क्रिएट किया गया है, क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो संविधान द्वारा सृजित है भारत के प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, चलो ठीक है। और आर्टिकल कौन सा 75 में ये देख ही लिया था हमने कि राष्ट्रपति चुनता है। अगला, भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो भारत का प्रधानमंत्री है कैन बी द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? हमेशा हो सकता है, नहीं, जहां बात हमेशा किया जाती है तो वैसे ही गलत होता है। ठीक है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ठीक है ना। और नन ऑफ दिस से मतलब ही नहीं है, हमें ये वाला ऑप्शन मिल गया, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, बस बहुमत होना चाहिए उस दल के पास में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखो, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जॉर्ज यूल को, विलियम बेडरवर्न को, A.O. ह्यूम को, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को? क्या हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? आप कहोगे जॉर्ज यूल को बोला जाता है हर्मिट ऑफ यूल। ये क्वेश्चन भी बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, पूछा गया था पेपर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जॉर्ज यूल को कहा जाता है। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ A.O. ह्यूम को यहां कर लेना जॉर्ज ह्यूम। ठीक है, जॉर्ज ह्यूम को हर्मिट ऑफ, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, ये पॉइंट अलग से आ गया, इसे हटाओ, इसे देख लेंगे अपन बाद में। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? S.N. बनर्जी, G.K. गोखले, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर फिरोज शाह मेहता? तो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आप कहोगे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई
नौरोजी पहले ऐसे भारतीय से तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंच गए थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। किसके लिए? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ये भी याद रखना है ना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी, है ना? हु रोट द बुक अ नेशन इन द मेकिंग, हु रोट द बुक अ नेशन इन द मेकिंग, ठीक है, किसने लिखी? दीन बंधु मित्र, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो अ नेशन इन द मेकिंग जो किताब है ये लिखी थी किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी थी। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो राष्ट्रीय राजनीति के जाने माने चेहरे थे उस समय के, इन्होंने ये लिखी थी, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो मीनाक्षी मंदिर आप देखोगे ऑप्शन महाबलीपुरम, मदुरई, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपको पता है कहाँ स्थित है, आप कहोगे मदुरई में स्थित है। मंदिरों की एक लिस्ट अलग से करवा देंगे, सारे मंदिर उसमें कवर हो जाएंगे। स्टैटिक जीके में ये पहले से ही चल रहा है, जाके आप वहां पर देख लेना, वहां पे शायद पढ़ा भी हुआ है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे मदुरई में स्थित है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है, जो अपनी वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह या फिर औरंगजेब। तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण आप सबने पढ़ा होगा किसने करवाया था, तो आप कहोगे, है ना, कुली कुतुब शाह ने करवाया था चार मीनार का निर्माण। कब करवाया था? आप कहोगे 1591 में करवाया था। हैदराबाद के प्रसिद्ध चार मंदिर का निर्माण कब करवाया था? 1591 में करवाया था। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा कहाँ स्थित है? बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर या फिर चेन्नई। तो गोलकुंडा की खाने भी प्रसिद्ध है, और गोलकुंडा है कहाँ पर? तो आप कहोगे हैदराबाद में, हैदराबाद में है। ठीक है, तो हैदराबाद कौन सा हैदराबाद? देखो जरा, गोलकुंडा का किला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास स्थित है, जो कभी हीरो यानी कि कोहिनूर के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो। चलिए आज के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन हमने आज कवर किए हैं। ठीक है, इसी तरह करके डेली बेसिस पे बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर आपको अच्छे लेवल के एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे। 50,000 क्वेश्चन हमें जल्दी जल्दी करना है। हो सकता है सबके कमेंट में ना पढ़ पाऊँ या बीच में जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, करवाना ज़्यादा है, टारगेट ज़्यादा है, 50,000 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया से पढ़ते रहिए।